श्रोताओं नमस्कार। नए आपराधिक कानूनों के बारे में अपने श्रोताओं को जागरूक बनाने के लिए आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम नए आपराधिक कानून में आपका स्वागत है। और जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि ये कानून हैं क्या, कौन कौन से हैं और इनकी क्या व्यवस्था है, तो आज इनमें से एक जो पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसके बारे में बात करने के लिए एक बार फिर सीनियर एडवोकेट जनाब शकील शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। शकील साहब, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता, और हम अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी देख रहे हैं, इन कानूनों को लेकर ये कहा गया है कि ये दंड यानी सजा ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि न्याय करने वाले हैं, जस्टिस करने वाले हैं। तो पहले जो इसका नाम कह रहा है भारतीय न्याय संहिता, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में कुछ बताइए हमारे सुनने वालों को। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप बखूबी वाकिफ हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उससे पहले यहाँ पे ब्रिटिश राज था। बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर रहा, बहुत सारी चीजें हमने उनसे इनहेरिट की। आप देखिए, वो जो पुलिसिंग का भी जो कंसेप्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का भी जो कंसेप्ट है, बहुत सारा हमने ब्रिटिश सिलसिले से ही लिया। एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सोची कि ये जो हमारे कानून हैं जो कि डील करते हैं क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के साथ, किस तरीके से उनको वक्त की नजाकत को देखते हुए, वक्त के साथ साथ जो भी दुश्वारियां या मुश्किलात फेस हुई, अल्टीमेटली पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया, सरकार ने फैसला किया, हम रिव्यू करेंगे जी कि क्या जरूरत है। जो इतना पुराना हमारा इंडियन पेनल कोड है, जो कि लगभग 1860 या 70 से अभी तक चल रहा है, सदियों पुराना। हाँ, सदियों पुराना आप समझ सकते हैं। और अगर आप देखें भारतीय संविधान को हम कितनी दफा अमेंड कर चुके हैं, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है ये बड़ा फ्लेक्सिबल है जी। और वक्त की नजाकत को देखते हुए कई बार हमने उसमें तरमीम की, अमेंड किया उसको। तो अल्टीमेटली ये दिसंबर 2023 में लास्ट ईयर ये सारी एक्सरसाइज जो थी ये मुकम्मल हुई। और ये ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसी बंद कमरे में बैठ के किया। जब भी कोई कानून बनता है, आपको मालूम है, स्टैंडिंग कमेटीज बनती हैं, फिर उसके बाद पब्लिक से भी सजेशंस मांगी जाती हैं, फिर उसके बाद उन ऑब्जेक्शंस को, उन सजेशंस को कंसीडर करने के बाद ही बिल जो है उसको टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में। तो डेफिनेटली जब पार्लियामेंट में इनको पेश किया गया तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज्यादा डिबेट की भी जरूरत नहीं पड़ी और इमीडिएटली इनको पास कर दिया गया। और जैसा कि पूरा देश जानता है कि 1 जुलाई से ये भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है ये लागू होने के लिए जा रहा है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि महसूस करता हूं कि अगर आप इन एक के बजाय मैं ये कहूंगा, हमारे तीनों एक्ट्स जो थे, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों में तरमीम की गई है जी। और वक्त की जो जरूरत थी उसके मुताबिक जो जो चेंजेस रिक्वायर्ड थी। हालांकि मैं आपको एक चीज कहूंगा, अब जैसे मर्डर है, पहले सेक्शन 302 होती थी, जस्ट नंबर चेंज हुआ है जी। कोई खास मैं आपको कहूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ नए ऑफेंसेस, एक दो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी शख्स ने कोई ऑफेंस विदेश में भी किया है लेकिन उसकी प्रेपरेशन यहाँ पे हुई है, तो उस किस्म के ऑफेंसेस को भी अब इसमें लाया गया है। शकील साहब, जैसा मैंने शुरू में कहा कि इसे दंड संहिता की जगह न्याय की संहिता कहा जाता है, तो ऐसा कोई उदाहरण देकर आप बता सकते हैं कि किस प्रकार पहले वाले जो कानून थे उसमें गुंजाइश थी कि न्याय ना हो, सजा बेशक मिले लेकिन न्याय ना हो, तो ऐसी कोई एग्जाम्पल देकर हमारे सुनने वालों को बताएं कि इसका नाम क्यों चेंज किया गया और प्रैक्टिकली किस तरह से ये लाभकारी होगा। देखिए, आपको मालूम है, जब भी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि अल्टीमेटली अगर किसी का गिल्ट, किसी का गुनाह, अगर किसी का ऑफेंस साबित होता है तो हम कहते हैं कि उसको दंड मिलता है, उसको पनिशमेंट होती है, सजा मिलती है। और मैं आपको एक चीज कहूंगा कि एक कोशिश की जा रही है कि रिफॉर्मिस्ट थ्योरी के ऊपर काम किया जाए। आपने देखा होगा कि हमारा जो सुधारवादी जिसे हम कहते हैं, करेक्शनल सर्विसेज को आजकल इंट्रोड्यूस किया गया है। हम सुनते हैं मतलब कि भाई ईद के ऊपर कुछ लोगों को छोड़ा गया जी, दिवाली के ऊपर किसी को छोड़ा गया, 15 अगस्त को छोड़ा गया, 26 जनवरी को कुछ लोगों को, जिन लोगों का कंडक्ट अच्छा होता है जेल के अंदर भी, तो सरकार ने रिमिशन के भी प्रोविजन है, उनको छोड़ दिया जाता है कुछ लोगों को। कानून में एक सबसे बेहतरीन चीज, एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कम्युनिटी सर्विस का, कि
जो लोग पेटी ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं, जैसे चोरी है या वो ऑफेंसेस जिनकी सजा जो है 7 साल से कम है या 5 साल तक है, 4 साल है, तो कोर्ट को इख्तियार दिया गया है कि उन लोगों को आप कम्युनिटी सर्विस में एंगेज कर सकते हैं। आप मसलन किसी को कहा जाएगा कि कोई एक बाग है जैसे जी, उसको प्लांटेशन की तरफ उसको लगा दिया जाएगा कि आपने प्लांटेशन करनी है यहाँ पे। किसी को कहा जाएगा कि कोई कपड़ा है, कपड़े की फैक्ट्री में आप इतने घंटे काम करेंगे, ठीक है। आपको याद होगा, मैं इसकी एक और मिसाल दूंगा, हमने एक बड़ी मशहूर फिल्म देखी थी दुश्मन, जिसमें राजेश खन्ना जी थे, मीना कुमारी के हस्बैंड जो थे ड्राइवर होते हैं, उनसे वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो जज साहब ऑर्डर करते हैं कि आप इस खानदान की पूरी सेवा करेंगे, आप ही जो उनके खेत हैं उनको कल्टीवेट करेंगे और यू विल इंश्योर द लाइवलीहुड ऑफ दिस फैमिली। तो ये वही कम्युनिटी सर्विस है कि आपको अल्टीमेटली जो पीड़ित परिवार है उसका आपने ध्यान रखना है जी। और आप ये जो जितनी भी सर्विस करेंगे इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। जिसे हम प्रायश्चित कहते हैं। हाँ। प्रायश्चित की जब हम बात करते हैं तो मन में होता है कि मान लीजिए मेरे से कोई गलती होती है तो जब मुझे उस गलती का एहसास होता है, उसके लिए मैं तौबा करता हूँ या भगवान से माफी मांगता हूँ, तो वो मेरे अंदर एहसास पैदा हो जाता है कि मुझसे गलती हुई है, चाहे अनजाने में ही हुई है, गलती हुई है और मुझे अपने आप को सुधार। तो यानी ये जो नया कानून है इसका एम सुधार लाना है, ना कि पनिश करके सजा देना है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जो हमारी देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, आप देखिए बहुत सारे लोग जिन्होंने अपराध किए हुए हैं, जिनको सजाएं मिली हुई हैं, वो जेलों में हैं और कोर्ट में भी वक्त की कमी के जिसे कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर शख्स 8 साल से या 9 साल से या 10 साल से वो अगर जेल में है और अभी उसकी अपील की सुनवाई अभी पॉसिबल नहीं है, तो ये डायरेक्शंस है हमारी हाई कोर्ट्स को कि आप उस शख्स को बेल पे छोड़ सकते हैं। अल्टीमेटली देखिए, एक शख्स की पर्सनल लिबर्टी का मामला है। तो बेसिक पर्पस आपने सही कहा कि अब ये जो नई शिफ्ट आई है कि रिफॉर्म्स की तरफ है, किस तरीके से हमने सुधारना है जिसे कहते हैं। अब गलती तो हो चुकी है आपसे। और दूसरा मैं आपको एक चीज कहूंगा कि बहुत ज्यादा राइट्स जो है ना वो सिटीजन्स को दिए गए हैं। वो जो कोशिश की गई है लेजिस्लेचर के द्वारा कि वो जो खौफ, जो डर रहता है लोगों को पुलिस का, उसको निकाला जाए बाहर। और इमीडिएटली जो ही किसी शख्स की गिरफ्तारी होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग उसके जो राइट्स हैं वो भी शुरू हो जाते हैं कि आपने इमीडिएटली उसके नियरेस्ट किथन किन को आपने इन्फॉर्म करना है, टेलीफोन करना है और आपने केस डायरी में लिखना है कि मैंने उसके घर में इतला दे दी है, उसके भाई को, उसकी बीवी को, उसके वालिद को, कि ये शख्स जो है हम फलां फलां ऑफेंस में हमने इसको गिरफ्तार किया है। और इसके बाद आप देख लीजिए कि बहुत सारे प्रावधान, फिर जो प्रोटेक्शंस हैं, लीगल प्रोटेक्शंस हैं, आजकल आपको मिलती हैं। आजकल तो कोर्ट ये भी ऑर्डर करती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें वकील साहब भी साथ बैठेंगे। अगर कोई शख्स बीमार है तो कोर्ट कहती है जी उसका मेडिकल बोर्ड से उसका एग्जामिनेशन करवाया जाए। तो वो जो एक डर खौफ पहले होता था, पता नहीं पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पता नहीं पिटाई होती है, टॉर्चर होता है, FIR लिखाने से डरते थे। अब तो यहां तक हो गया कि आप व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर आप SHO साहब को या SSP साहब को अगर आप व्हाट्सएप भी करेंगे तो उस व्हाट्सएप ही इज सपोज्ड टू एंटरटेन एंड रजिस्टर इट इज एज एन FIR। जी हाँ, ये व्यवस्था भी मैं आपसे यही पूछने वाला था कि FIR अब आप फोन पर लिखा सकते हैं, व्हाट्सएप करके लिखा सकते हैं, और लेकिन उसके बाद व्यवस्था है कि 3 दिन के अंदर आपको फिजिकली प्रेजेंट होना है। इस व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए इससे क्या चेंजेस आएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको ये चीज कहूंगा कि अभी 3-4 दिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक वाकया मेरे साथ पेश आया। मुझे एक मेरे साथी का, जान पहचान का कहीं से फोन आया। वो फैमिली उस टाइम ट्रैवलिंग में थी और जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो उनके किसी रिश्तेदार ने फोन के ऊपर थ्रेटन किया और वो पूरी फैमिली डर में, खौफ में मुब्तला हो गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा आप जहां पे भी हैं आप वहां पे बैठ के इत्मीनान से, मैंने कहा आप एक FIR बनाएं, एक कंप्लेंट बनाएं, उसको टाइप करें अपने मोबाइल पे और जो मुतलका SHO साहब हैं आप उनको व्हाट्सएप कीजिए। और जो ही आपका सफर खत्म होगा, जब आप जम्मू पहुंचेंगे तो आप बाकायदा पुलिस स्टेशन में एक फिजिकल मोड में भी उसकी कॉपी दे दीजिए। लेकिन उससे पहले आप इमीडिएटली जो है अपनी इस एप्रीहेंशन को कम करने के लिए, जो आपको एकदम एप्रीहेंशन हो गई और आपको थ्रेट आ गया, आप इमीडिएटली पुलिस को जो है वो अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर दीजिए। और ये मैं आपको कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक और ये जो डिजिटल एविडेंस है
इसका बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया है इन नए जो हमारे लॉज हैं। और मैं आपको जगमोहन जी एक चीज बताऊंगा, आज क्राइम की जितनी भी डिटेक्शन हो रही है वो हमारे इस डिजिटल, ये जो पर्टिकुलरली खास तौर पे जो हमारा मोबाइल फोन है। आज आप देखिए, अगर किसी की आपको लोकेशन मालूम करनी है तो पुलिस के पास पूरा ये सेटअप है कि जैसे कहीं किडनैपिंग हो जाती है, किसी की बच्ची अगवा हो जाती है, ठीक है, किसी को गुमराह करके कोई ले जाता है, तो आप देखते हैं कि एक दिन के बाद या 2 दिन में या कुछ घंटों में पुलिस रिकवर कर लेती है। तो वो जो रिकवरी होती है, टावर टू टावर लोकेशन जो है वो पता चल जाती है। तो इसलिए पुलिस को ये तमाम इख्तियारात जो हैं वो दे दिए गए हैं। और कोर्ट ऑफ लॉ में भी एज एविडेंस जो है, आप देखिए आज जो हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं और जो हमारे ये जो फेसबुक मैसेजेस हैं, मैसेंजर के जो मैसेजेस हैं, वी आर यूजिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज एविडेंस। क्योंकि अब देखिए कई बार ऐसे मामला आ जाते हैं जगमोहन जी के लड़के और लड़की में अफेयर होता है, ठीक है, लेकिन घर वाले मानते नहीं है और वो कंप्लेंट कर लेते हैं लड़की को प्रेशर करके। तो फिर हम कोर्ट में वो मैसेजेस दिखाते हैं, हम उनके प्रिंट आउट्स लेके जब हम बेल आर्गू करते हैं तो हम जज साहब को कहते हैं कि जज साहब ये दबाव में हुआ है सब कुछ। दे हैव बीन फ्रेंड्स टुगेदर, दे हैव बीन चैटिंग, दे हैव बीन टॉकिंग विद ईच अदर ऑन सोशल मीडिया, जिसे कहते हैं जो डिजिटल एविडेंस है इसको कंसीडर किया गया है नए जो हमारे लॉज हैं। और शकील साहब, आपने जिक्र किया जो सफर में थे आपके कोई क्लाइंट, तो आपने कहा मुतल्लका पुलिस स्टेशन, लेकिन अब व्यवस्था ऐसा ही है कि पहले क्या होता था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या कोई भी बात हो जाती थी, मैं जाऊंगा तो बोलेंगे हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, हमारे इस थाने के अंडर नहीं आता, आप दूसरे थाने में जाएं। लेकिन अब इसमें जीरो एफआईआर का वो क्या है, मैं चाहूंगा कि वो भी मैं आपको एक चीज कहूंगा कि जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि जितने भी कानून बने हैं, कोशिश की गई है सरकार के द्वारा कि सिटीजन्स को एट ईज किया जाए उनकी सहूलियत के लिए। तो जीरो एफआईआर का मतलब यही है कि आप जहां पे भी हैं आप वहां पे एक एफआईआर ड्रॉप कर सकते हैं और फिर उस पुलिस स्टेशन की एक जिम्मेदारी बन जाती है आपकी एफआईआर को, कंसर्न को वहां पे पहुंचाना। तो ये सब इसलिए है, जिसा मैंने आपको कहा कि वक्त के साथ जो दुश्वारियां महसूस हुई, अब जैसे हम कहते हैं कि कई बार ट्रांजिट रिमांड, आपने वर्ड सुना होगा। एक बंदा जो है उसने ऑफेंस जो है वो जम्मू में किया है लेकिन यहां से वो पंजाब चला गया हुआ है, तो अगर वो पंजाब में गिरफ्तार हुआ है तो ट्रैवलिंग में जो टाइम है उसको बचाने के लिए तो ट्रांजिट रिमांड जो है जो पंजाब में जहां उसको पकड़ा गया है वहां मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, वहां से ट्रांजिट रिमांड लेके फिर यहां मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास जम्मू में पेश किया जाएगा। तो इस तरीके के ये प्रावधान पहले भी थे, लेकिन सरकार ने कोशिश ये की है कि जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि टाइम टू टाइम जो दुश्वारियां विद रिगार्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन पैनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये जो दुश्वारियां आई हैं उन दुश्वारियों को दूर करने के लिए अल्टीमेटली ये जो स्टैंडिंग कमेटी बिठाई गई और जो रिकमेंडेशंस थी लॉ कमीशन की, उन तमाम चीजों को सम अप करते हुए ये सारी चीजें अब सामने लाई गई हैं, जिनको अल्टीमेटली हम देखेंगे कि एक नई व्यवस्था आप देखेंगे 1 जुलाई से 2024 से ये तीनों कानून जो हैं ये लागू होंगे। और अगर आप इसको पढ़ें तो ब्रॉडली जिसे कहते हैं जो सरकार की मंशा वो यही है कि इट इज ए जर्नी टुवर्ड्स जस्टिस। शकील साहब, एक बार फिर हमारे गुजारिश पर आप यहाँ पर आए और बहुत सारी जानकारी दी, और अपने श्रोताओं को भी हम बता दें कि हम हर सोमवार और बुधवार को सुबह 8:45 बजे 8:45 पर इस श्रृंखला के तहत आपको इन नए आपराधिक कानूनों के बारे में, इनके अलग अलग पहलुओं के बारे में जानकारी देना जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए और अपने सुझाव और शिकायत और सजेशंस जो हैं वो हमें भेजते रहिए, हमें इनका इंतजार रहेगा। शकील साहब, अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।